अब हम एक और मॉडल पढ़ेंगे ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट का, वो है कार्नोट मॉडल। ये मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है और ये एक ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट का ही सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो बोलते हैं काफ़ी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी अजम्पशंस थी, बहुत सारी हमने अजम्पशंस की थी। उसमें से कुछ अजम्पशंस ये हैं कि जो ड्यूओपोलिस्ट है, अब ड्यूओपोलिस्ट आपको पता है, दो सेलर्स, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूओपोलिस्ट। दो लोग हैं, दो फर्म्स हैं, तो ड्यूओपोलिस्ट जो होंगी उनके पास उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे और जो कॉस्ट होगा वो भी सेम रहेगा। तो प्रोडक्ट और कॉस्ट सेम रहेगा। अब इसमें दो फर्म्स हैं। सेकेंड अजम्पशन ये कहती है कि दो फर्म्स हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं ज़ीरो कॉस्ट पे। मैंने बता दिया ना, आइडेंटिकल कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट ज़ीरो होगा और वो अपना आउटपुट सेल कर रहे हैं मार्केट में विद अ स्ट्रेट लाइन डिमांड का। मतलब हमारा डिमांड कर्व एकदम लीनियर है, स्ट्रेट है। अब थर्ड जो अजम्पशन है वो ये है कि ईच फर्म, जो हर एक फर्म है, वो इस अजम्पशन पे प्रोड्यूस करती है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा। मतलब मैं 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ ये सोच के कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है बी, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो चेंज नहीं करेगा अपना आउटपुट। मतलब अगर प्रोड्यूस भी कर रहा है तो वो सेम का सेम, अगर वो एक कर रहा है तो एक ही करता रहेगा। ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये सोचती हूँ मेरे राइवल के बारे में, और उस हिसाब से मैं अपना आउटपुट डिसाइड करूँगी। और आउटपुट डिसाइड करूँगी और उसी हिसाब से मेरा जो प्रॉफिट है वो भी मैं वैसे ही मैक्सिमाइज़ करूँगी इस अजम्पशन पे। अब इसमें जो कंजेक्चुरल वेरिएशन थी, जो बिहेवियरल पैटर्न था, मेरा मेन पैटर्न है जो इसको कार्नोट मॉडल को ड्राइव करता है, वो ये है कि जो मैंने अज्यूम किया था ना ऊपर कि कॉम्पिटिटर्स विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट। कॉम्पिटिटर जो हैं वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेंगे। अगर मैं अपना आउटपुट चेंज करती हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर अभी भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, भले मैं कितना भी करूँ। ये एक बहुत ही बड़ा बिहेवियरल पैटर्न अज्यूम किया था कार्नोट मॉडल में। अब ये इसका डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारा कर्व है ये हमारा डिमांड है, ये फिर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आया यहाँ से एक बी का, फिर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एक। अब हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पर इलास्टिसिटी जो के लिखा है मैंने, ये इलास्टिसिटी यहाँ पर 1 है। ये फर्म ए का बता रहा है, ये फर्म 2 का बता रहा है, बी का बता रहा है। और यहाँ क्वांटिटीज़ ले रखी हैं, यहाँ पर प्राइस ले रखा है। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। प्राइस हमारा P1 फिर P2 कम भी किया है हमने, ज़्यादा भी करके देखा है, और ये वाला पॉइंट हमने देखा है कि इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है। अब ये जो डायग्राम है, अब इसमें टाइम पीरियड का बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से जाते हैं तो पहला क्या होगा, फर्म जो होगी वो प्रोड्यूस करेगी हाफ ऑफ द टोटल मार्केट। जितना भी मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है उसका हाफ ऑफ फर्म ए प्रोड्यूस करेगी, इस अजम्पशन पे कि बी जो है वो ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम किया था कि अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है तो बी सोचेगा कि अगर ए प्रोड्यूस कर रहा है तो ए सोचेगा कि बी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या प्रोड्यूस भी कर रहा है तो कांस्टेंट रख रहा है उस चीज़ को। तो सेम वही हुआ है, मैंने हाफ प्रोड्यूस किया है ये सोच के कि बी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बट गिवन दैट फर्म ए प्रोड्यूसेस, पर ये दिया गया है कि फर्म ए ने प्रोड्यूस कर लिया हाफ, तो बी क्या करेगा, बी प्रोड्यूस करेगा, बी रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस करके कितना 1/4 ऑफ टोटल मार्केट, जितना भी मार्केट है उसका 1/4 प्रोड्यूस करेगा। अब बी ने तो 1/4 प्रोड्यूस कर लिया, तो फर्म ए कैसे रिएक्ट करेगा, फर्म ए 3/8 प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, हाफ बाय हाफ, उसका हाफ बाय हाफ ऐसे करके प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है ना, मतलब ए ने किया फिर बी ने किया, फिर ए ने किया फिर बी ने किया, तो जो एक्शन रिएक्शन पैटर्न है ये चलता जाएगा। क्यों चलता जाएगा? क्योंकि जो बिहेवियर है, जो फर्म्स का बिहेवियर है वो बहुत नीव है। नीव मतलब वो उनको समझ नहीं है कि हम दोनों में से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर। इससे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम रीच होगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों फर्म, हर एक फर्म 1/3 ऑफ टोटल मार्केट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जितना भी मार्केट में प्रोड्यूस करा है उसका 1/3 भाग दोनों फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दोनों मिला के कितना, 1/3 और 1/3 मिला के 2/3 दोनों मार्केट टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट का। अब एक और बात कि जो हर एक फर्म है, अब हर एक फर्म ये सोच रही है कि मैं खुद का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ। फर्म ए सोचता है कि फर्म ए सोचता है कि मैं खुद का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ। फर्म बी सोचता है कि मैं खुद का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ।
यहाँ पर हम जॉइंट प्रॉफिट की बात नहीं करते, क्योंकि जॉइंट प्रॉफिट की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग ना ये समझ नहीं पा रहे कि इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, ये चीज़ लैक है वहाँ पर। इसीलिए जो जॉइंट प्रॉफिट है, वैसे अगर जॉइंट प्रॉफिट होता है यहाँ पर तो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल प्रॉफिट, बट वो नहीं होता क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी जो है एक दूसरे की फर्म पे, वो फर्म समझ नहीं पा रही। तो ये एक नेव बिहेवियर है। अब ये मॉडल इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि सिंपल सा फिर से आपको एकदम समरी देती हूँ कि फर्म ए प्रोड्यूस करती है, फिर फर्म बी प्रोड्यूस करती है, फिर फर्म ए प्रोड्यूस करती है, फर्म बी प्रोड्यूस करती है, और नोइंग ये सोच के कि अजम्पशन ये है कि ये सोच के कि फर्म दूसरी फर्म है जो मेरी राइवल फर्म है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही या फिर कांस्टेंट है, ये सोच के मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, तो यही एक्शन रिएक्शन चलता रहता है और एक पॉइंट आता है जब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है और आप एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच जाते हो, पर जॉइंट प्रॉफिट जो होता है वो मैक्सिमाइज़ नहीं हो पाता, इंडिविजुअल प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज होता है। तो ये तो था कॉर्नेट मॉडल। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, जो बिहेवियरल पैटर्न होता है फर्म का वो नेव है, वो लोग लर्न नहीं करते कि यार देखो 1/4 मैंने प्रोड्यूस किया है तो 1/2 मैंने प्रोड्यूस किया, तो मेरा जो पार्टनर है, जो राइवल है, वो 1/4 प्रोड्यूस कर रहा है या उसने किया था। हम ये चीज़ नहीं सोचते। सो वी डोंट फोकस ऑन जॉइंट प्रॉफिट। हम जॉइंट प्रॉफिट पे फोकस ना करके हम लोग इंडिविजुअल प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, ऑल्दो जो इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है वो काफ़ी कम होता है जॉइंट प्रॉफिट के। तो ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी कि ये जो मॉडल है वो क्लोज मॉडल है। क्लोज मॉडल क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे ही एडजस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है ना कि फर्म ए ने ये प्रोड्यूस किया, फर्म बी वो रिएक्ट करती है, फिर फर्म ए प्रोड्यूस करती है, ऐसे एक्शन रिएक्शन चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो जब ये एडजस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्शन रिएक्शन वाला, तो कोई और फर्म इसमें एंटर नहीं कर सकती। इसी कारण इसे क्लोज मॉडल कहा गया है। अब थर्ड लिमिटेशन ये है कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है, हम अज्यूम करते हैं कि जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है मेरे कॉम्पिटिटर के थ्रू वो कांस्टेंट है हर एक लेवल पे। इट इज़ अ क्वांटिटी कंपटीशन, मतलब कि एक तरह से हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं क्वांटिटी कॉम्पिटिटिवनेस। तो हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि ए सोचता है कि बी ने सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस किया है और वो कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं, क्वांटिटी के बेसिस पे compete कर रहे हैं कि उसने 2 प्रोड्यूस किया है तो अब हम 4 प्रोड्यूस करेंगे। तो इट्स अ क्वांटिटी कंपटीशन, जिसके कारण क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी तो कम होगा। द मॉडल डज नॉट से हाउ लॉन्ग एडजस्टमेंट प्रोसेस विल बी। अब जो मैंने बताया तो था कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेंगे, पर हमें पता नहीं चलता कि कब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ये अजम्पशन, और एक और लास्ट अजम्पशन ये की थी कि हम जो ये सबसे पहले हमने एक अजम्पशन की थी कि कॉस्टलेस प्रोडक्शन होगी, तो वो जो कॉस्टलेस प्रोडक्शन है वो अनरियलिस्टिक है। तो यही कुछ लिमिटेशंस थी। तो ये जो था वो कॉर्नेट मॉडल था, और कॉर्नेट मॉडल में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ अजम्पशंस थी, कुछ एक्सप्लेनेशन थी और कुछ लिमिटेशन थी। होप सो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिंपल तरह से समझाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।